हेलो दोस्तों, आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ उन लोगों के लिए जिनके अंदर जिज्ञासा है जानने की कि आखिरकार ये प्रेसिडेंट का चुनाव होता कैसे है। इस वीडियो में मैं आपको एक एक बात, एक एक पॉइंट बहुत ही आसानी से विथ एग्जाम्पल समझाने जा रहा हूँ। और इतना ही नहीं, ये वीडियो उनके लिए भी है जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इससे उनका बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। इसलिए अंत तक बने रहें। न्यू अमेंडमेंट के साथ इस वीडियो को मैं लेके आया हूँ बहुत ही आसान भाषा में। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बात बताता हूँ कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो कराता कौन है। तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन, जिसे हम हिंदी में निर्वाचन आयोग बोलते हैं, वही कराता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन कराता है, तो इलेक्शन कमीशन कराता है। अब वोट कौन कौन डालता है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि वोट कौन कौन डालता है। बहुत कन्फ्यूज़न है इस पॉइंट को लेकर, बट मैं आज आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ। राइट, वोट कौन कौन डालता है, तो इसमें कौन वोट डालता है उसके लिए एक टर्म यूज़ कर दी गई है जो कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ किया गया है। वो टर्म है इलेक्टोरल कॉलेज फ्रॉम ईच स्टेट, राइट, जिसको बोलते हैं निर्वाचक मंडल हर स्टेट का। अब इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है, कौन कौन वोट डालता है, वो सब मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, इलेक्टोरल कॉलेज को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें, एक नेशनल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे, राइट। तो नेशनल लेवल पे कौन कौन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इसके जो सदस्य होते हैं वो पार्टिसिपेटेड करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, राइट। जितने भी लोकसभा सदस्य होते हैं, राज्यसभा सदस्य होते हैं, वो पार्टिसिपेटेड करते हैं इलेक्शन में। बट एक्सेप्शन है यहाँ पे। एक्सेप्शन ये है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के प्रेसिडेंट के द्वारा, राइट, वो नहीं है एलिजिबल वोट करने के लिए। प्लस जो एंग्लो इंडियन लोकसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं वो भी नहीं है। मतलब यहाँ पे वोट डालने के अधिकार सिर्फ ओनली इलेक्टिव मेंबर्स को हैं, निर्वाचित सदस्य को सिर्फ वोट डालने का अधिकार है। ये आपको याद रखना है, पहली चीज़। अब स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर आता है, जिसे हम विधानमंडल कहते हैं। उसको कई जगह पे दो भागों में लेजिस्लेचर डिवाइड किया गया है, कई जगह पे, और कई जगह पे एक ही है। ठीक है, जैसे कहाँ पे अगर मैं बात करूँ किस किस की, तो लेजिस्लेटिव असेंबली एक पार्ट हो गया जिसको हम विधानसभा बोलेंगे, और एक पार्ट हो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हम विधान परिषद कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टेट में और ऑलमोस्ट सभी स्टेट में विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली सभी स्टेट में है। बट कुछ स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है जिसे हम विधानमंडल कहते हैं। विधानमंडल सभी स्टेट्स में नहीं है। तो इन दोनों में से किसको वोट डालने का अधिकार है, तो ये भी देख लीजिए। जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके जो सदस्य हैं वो पार्टिसिपेटेड करते हैं प्रेसिडेंट को इलेक्शन करने में, राइट। बट जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद के सदस्य हैं, वो पार्टिसिपेटेड नहीं कर सकते प्रेसिडेंट के चुनाव में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। अब ये बता दूँ कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है कहाँ कहाँ है, ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये बिल्कुल अपडेटेड है। 2019 के बाद चेंज आया है इसमें। यूजुअली पहले 7 विधान परिषद थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडिया में पहले 7 थे। ठीक है, बट 2019 के बाद चेंज हो गए हैं। कौन कौन थे मैं पहले ये बता दूं, और कौन सा हट गया है वो बता दूंगा। ठीक है, पहले थे बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना और जम्मू एंड कश्मीर, राइट। बट जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया 2019 का, उसमें जम्मू कश्मीर को हटाकर, मतलब स्टेट से हटाकर उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया है ना, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। तब से इंडिया में केवल
6 लेजिस्लेटिव काउंसिल बची हैं। विधान परिषद सिर्फ कितनी है? 6। आपको ये, अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी से भी लेकर कोई सा भी कंपटीशन हो, ये एक अपडेटेड लेटेस्ट क्वेश्चन बन सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ज्यूडिशरी से लेकर यूपीएससी तक और छोटे क्लर्क से लेकर डिप्टी कलेक्टर तक। मतलब आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए इस बात को याद रखना कि पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधानमंडल 7 थे, बट 2019 का जो बिल आया है ना, रीऑर्गेनाइजेशन बिल, उसमें जम्मू एंड कश्मीर को हटा दिया गया है। तो अब सिर्फ केवल 6 हैं विधान परिषद। ठीक है, चल अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि क्यों विधान परिषद को अनुमति नहीं है राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने की? क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट है उनमें क्या है, उनमें विधान परिषद नहीं है ना, उनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, सिर्फ 6 स्टेट्स में है। इसलिए जब पूरी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाएगा तब उनको अनुमति मिल जाएगी, तब तक के लिए इनको अनुमति नहीं है कि वो वोट डाल सके। यूजुअली एक और क्वेश्चन उठता है, जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं राज्यसभा के 12 सदस्य और जो लोकसभा के जो एंग्लो इंडियन है 2, उनको क्यों नहीं है वोट डालने का अधिकार प्रेसिडेंट इलेक्शन में? वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनको नॉमिनेटेड करता है प्रेसिडेंट, राइट? और प्रेसिडेंट क्या है, द्वारा लड़ने के लिए एलिजिबल है। तो मान लो या वो प्रेसिडेंट फिर से लड़ने के लिए खड़ा हो गया, या उसी की पार्टी का या उसी की कोई फेवरेबल पर्सन खड़ा हो गया, तो वो सारे वोट तो जब इनके द्वारा वो अपॉइंट किए गए हैं तो इनके लिए ही मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तो ये पक्षपात को रोकने के लिए इनको अलाउ नहीं किया गया है, इनको एलिजिबल नहीं किया गया है कि वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट डाल सकें। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, राइट? अब प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो कैसे होता है, ये टर्म्स हैं जो आपको समझनी है, यही है इम्पोर्टेंट, यही है कॉन्सेप्ट। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब जो इलेक्टेड होते हैं ना, वो नॉट बाय द पीपल, मतलब जो प्रेसिडेंट है वो पीपल के द्वारा इलेक्टेड नहीं होते हैं, राइट? मतलब इसमें कॉमन लोग वोट नहीं डालते, इसलिए इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, राइट? डायरेक्ट कौन सा होता है, जो हम पीएम को हम डायरेक्ट चुनते हैं, सीएम को हम डायरेक्ट चुनते हैं, बट जो प्रेसिडेंट है उसको हम इनडायरेक्ट चुनते हैं, राइट? तो इसलिए अगर पूछा जाए प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, तो इनडायरेक्ट तरीके से। इसके बताने के पीछे मेरा पर्पस यही है कि जो ये टर्म है लोग इसको रट तो लेते हैं, बट इसका जो पीछे का जो कॉन्सेप्ट वो नहीं समझ पाते। तो मैं इस वीडियो को कॉन्सेप्ट के साथ लेके आया हूँ आपके सामने। अब इसमें जो वोटिंग पद्धति है वो कैसी है, तो वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, मतलब एकल संक्रमणीय मत पद्धति, राइट? और ये टर्म आपने सुन लिया होगा कि जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अकॉर्डिंग इसमें वोट होता है। इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा। इसमें एक टर्म और आती है प्रिफरेबल वोट। प्रिफरेबल वोट का मतलब क्या होता है, मतलब यह है कि जो कैंडिडेट खड़ा है, राइट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सबको वोट करनी होगी। जितने भी सपोज 3 कैंडिडेट खड़े हैं तो तीनों कैंडिडेट को वोटिंग करनी पड़ेगी प्रेफरेंस के हिसाब से। मतलब ABC मान लो 3 लोग खड़े हैं, और या फिर अभी 2 लोग खड़े हैं, उनका एग्जाम्पल ले लें, द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा, राइट? मान लो ये दोनों खड़े हैं, सिर्फ 2 कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट चुनाव के लिए, ठीक है? तो अब इसके लिए कैसी चुनाव, मतलब ये प्रेफरेबल वोट क्या होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो भी कैंडिडेट इनको वोट करेगा, मान लो वो किसको समर्थन दे रहा है, वो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे रहा है, तो वो 1 नंबर उनको दे देगा, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस पे उनको दे देगा। अब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही प्रेफरेंस लगा के चला जाए, है ना? अब वो अपना दूसरा प्रेफरेंस देगा यशवंत सिन्हा को, मतलब 2 कैंडिडेट खड़े हैं तो 2 वोट डालने पड़ेंगे। हाँ, प्रेफरेंस जिसको पहले देगा वो बात अलग है, बट वोटिंग दोनों को करनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई? अब हम इसको और अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझाए दे रहे हैं, जिससे आपको पूरा इसकी वोटिंग का जो कॉन्सेप्ट है आई होप क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए A है
बी है, सी है। ये 3 कैंडिडेट हो गए, राइट। अब जैसे ये 3 कैंडिडेट हैं, कोई पर्सन आया, फर्स्ट पर्सन, उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे बी को वोट दिया, राइट, तो उसमें लिख दिया फर्स्ट। सेकंड प्रेफरेंस पे उन्होंने सी को वोट दिया और थर्ड पे उनको ए को वोट। मैंने आपको बताया था कि प्रेफरेबल वोट करने पड़ते हैं, मतलब सभी लोगों को वोट करने पड़ते हैं। तो पहले कैंडिडेट, मतलब जो पहला जो वोटर आया, उसने प्रेफरेंस किसको दिया, बी को, मगर साथ में वोट उनको सी के लिए भी करना पड़ा और ए के लिए भी करना पड़ा, राइट। बट वो ये चाहते, इसका मतलब ये है कि मान लो अगर बी नहीं जीतता है तो उसके बाद वो ये चाहते हैं कि सी को जिताएं, राइट। इसका मतलब ये है, और सी नहीं जीतता तो फिर ए जीते। तो ये 3 तरीके के। मान लो सेकंड कैंडिडेट आए, समझिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, इससे आपको बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मान लीजिए दूसरा पर्सन आया, उसने वोट दिया ए को, सी को, माफ़ कीजिए, सी को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख दिया, बी को सेकंड प्रेफरेंस पे रख दिया, ए को थर्ड प्रेफरेंस पे रख दिया, ठीक है। थर्ड कैंडिडेट आया, मान लो उन्होंने ए को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा, बी को सेकंड प्रेफरेंस पे रखा, सी को थर्ड प्रेफरेंस पे रखा, राइट। मान लो ये अब इतना ही वोटिंग हुई, मान लो। अब इनकी अपन ने टोटल काउंटिंग की, तो जिन जिन को फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है पहले उनको देखेंगे, राइट। यहाँ पे देखिए, ए को भी एक प्रेफरेंस मिला है, बी को भी एक प्रेफरेंस मिला है फर्स्ट में, और सी को भी फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है। मतलब यहाँ पे तो टाई हो गया, तो इससे तो अब रिजल्ट आने नहीं वाला। तो इसे हम कहेंगे पहले चरण की मतगणना। ये पहले चरण की मतगणना हो गई, पहले चरण की मतगणना हो गई, राइट। अब दूसरे चरण की मतगणना स्टार्ट हुई। क्यों हुई स्टार्ट? क्योंकि टाई हो रहा है ना, जीत हार का पता ही नहीं निकला, तो उसे हम कहेंगे दूसरे चरण की मतगणना। वहाँ से अपन को फर्स्ट प्रेफरेंस वाला नहीं देखना है। दूसरे चरण की मतगणना में अपन को सेकंड नंबर पे, जिसको सेकंड नंबर पे वोट मिले हैं उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना है, राइट। तो जैसे सेकंड नंबर के वोट किसको मिले सबसे ज़्यादा, देखिए सेकंड नंबर के वोट सबसे ज़्यादा मिले हैं बी को, राइट। बी को मिले हैं क्योंकि दो बार मिले हैं, तो बी हो गया फर्स्ट प्रेफरेंस पे, ठीक है। एक बार मिला है सी को, बट ए को नहीं मिला, राइट। तो यहाँ पे ए हो गया बाहर, ए को नहीं मिला ना सेकंड प्रेफरेंस के वोट, तो ए हो गया बाहर। अब दूसरी चरण की जब मतगणना हुई तो इसमें ए को तो 0 मिले थे, ठीक है ना, बी को दो प्रेफरेंस वोट मिले थे और सी को 1, तो यहाँ पे बी जीत गए हैं, ठीक है। बट इसमें मैं एक सिचुएशन और ऐड कर रहा हूँ कि अगर मान लो बी को भी 2 मिले हैं और सी को भी 2 मिलते और बी और सी के बीच टाई हो जाता, तो इस सिचुएशन में क्या होता, तो ए तो बाहर हो गया है, ठीक है। अब फिर तीसरे चरण की मतगणना होती बी और सी के बीच, राइट, और ए के सारे वोट वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते। इसी को कहते हैं, ए के जो सारे वोट ट्रांसफ़र होते वो कहाँ पे होते ट्रांसफ़र, बी और सी में इक्वली डिवाइड हो जाती। इसी को कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, राइट। ये वो टर्म मैंने इसलिए आपको वहाँ पे नहीं बताई थी। अब आई होप ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की जो टर्म है आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे जो ए के वोट हैं, जो ए बाहर हो गए हैं, उनके वोट यहाँ पे बी और सी में डिवाइड हो जाएंगे इक्वली, राइट। हाँ, मैं उस सिचुएशन पे आ रहा हूँ कि जब बी और सी में टाई हो जाता तो तीसरे चरण की मतगणना चालू होती, ठीक है। और यहाँ पे जिसको थर्ड प्रेफरेंस मिला है उसको काउंट किया जाता एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस। तो यहाँ पे थर्ड प्रेफरेंस किसको मिला है, यहाँ पे थर्ड प्रेफरेंस मिला है 3 को, मतलब सी को, तो यहाँ पे सी जीत जाते, राइट। बट यहाँ पे बी ऑलरेडी जीत चुके हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको सिचुएशन बताई है। 3 कैंडिडेट हैं, इसलिए 3 चरण तक मतगणना जाती। अगर कैंडिडेट 4 होते तो 4 तक जा सकती थी। मतलब ये जरूरी नहीं है कि इतनी जाएगी, पहले ही जीत जाए तो बात अलग है, नहीं तो 4 तक जाती मैक्सिमम, वहीं पे निर्णय आ जाता। मतलब नंबर ऑफ सीट जितने कैंडिडेट होते हैं उतनी चरण तक मतगणना जा सकती है और उतने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, राइट। ये है, इस तरीके से काउंटिंग होती है वोटिंग की।
इसकी वोटिंग की काउंटिंग भी बहुत ही यूनिक थी, इसलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है। बहुत ही कम जगह आपको इसको जानने मिलेगा। मैंने बहुत ही आसान भाषा में बताने की कोशिश की है, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप रिमाइंड करिए, मैंने बहुत आसानी भाषा में बताया है। ठीक है, रिमाइंड करिए, वीडियो को देखिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ क्लैरिटी नहीं है, आप मैसेज करिए, क्वेश्चन पूछिए, मैं उसमें आपको आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, सिंगल ट्रांसफरेबल, जो मैंने पीछे छोड़ दिया था, इसको मैं अब आपको समझ में आएगा। मैंने इसलिए छोड़ दिया था, क्या छोड़ दिया था कि जो कैंडिडेट जिनको हटा दिया गया है, मतलब जैसे यहाँ पे पहली जो दूसरे चरण की मतगणना हुई थी, उसमें जो ए वाला कैंडिडेट था वो बाहर हो गया था, तो उनके जो वोट हैं वो बी और सी में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल, राइट। ये इसलिए मैंने आपको वहाँ पे ये बताया नहीं था। अब आपको आई होप सिंगल ट्रांसफरेबल जो टर्म यूज़ होता है इसमें, वो क्लियर हो गया होगा, राइट। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एग्जाम्पल लेके कि किस तरीके से वोटिंग होती है। वोटिंग तो ये तो काउंटिंग बताई मैंने कि किस तरीके से काउंटिंग होती है। वोटिंग किस तरीके से होती है ये थोड़ा और टिपिकल है। इसको मैंने बहुत ही सरल एग्जाम्पल लेके आपको समझाने वाला हूँ, तो पूरा फोकस लगा के देखिएगा। आज आप हमेशा के लिए राष्ट्रपति चुनाव से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सारे क्लियर हो जाएंगे, राइट। ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, मैं एमपी स्टेट का एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि जो एमपी स्टेट है वहाँ से कितनी वोटिंग की जाएंगी और किस तरीके से वोटिंग की जाएंगी, राइट। तो मैं आपको बता दूं एमपी में केवल विधानसभा है, ठीक है ना, सिर्फ, तो उसमें 230 सीट्स हैं। नंबर ऑफ असेंबली सीट कितनी है? 230, वो भी सारी इलेक्टेड लोगों की, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बहुत ध्यान दीजिए, जो मैंने पेज आपको अलग से बनाया है, 230 इसमें कौन सी सीट है? विधानसभा की, ठीक है। अब पॉपुलेशन ले रहे हैं हम अकॉर्डिंग टू 1971 के सेंसस की, जिसमें 3,16,625 बताई गई है, ठीक है। अब मैं जो फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ, ये सारे फॉर्मूला आपको आर्टिकल 54 में मिल जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के। मैं कोई मन से बनाऊंगा नहीं, ये सारे उसमें गिवन हैं, और जो सारा तरीका है उसमें लिखा है, बट वो बहुत ही टिपिकल तरीके से लिखा है। बहुत ही कम लोगों को, मतलब 100 में से 90% लोगों को वो समझ में नहीं आता है, मैं गारंटी देता हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ आप ध्यान दीजिएगा, तो आपको आज से पूरा समझ में आएगा, और आप भी इसी तरीके से किसी को भी समझा सकते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ असेंबली सीट है 230, ठीक है। अब पॉपुलेशन ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू 1971 के सेंसस की, जो कि 3,16,625 है। तो फॉर्मूला यही है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन को डिवाइड करना है नंबर ऑफ असेंबली सीट से, ठीक है, और फिर डिवाइड में है 1000। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, न्यूमरेटर में आएगा 3,16,625, डिवाइड में आएगा डिनोमिनेटर में 230 × 1000, इस तरीके से, ठीक है, जो आपको ये दिख रहा है। अब देखिए, अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो करीब आपका ये है 130.50706522, मतलब ये आएगा डिवाइड करने पे, ठीक है। और फिर हम इसको जब 1000 से डिवाइड करेंगे, मतलब जब हम 300 मतलब 3,16,625 को 230 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 130.50706522, ये संख्या आएगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब हमें यहाँ पे ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये बुक में और उसमें आर्टिकल 54 में दिया हुआ है। बहुत कम लोग इसको समझ पाते, पूरी नज़र गड़ा के रखिए। अब देखिए 130 के बाद जो डेसिमल लगा हुआ है, उसके बाद क्या लिखा है, 3 शब्द को देखना है। उसके बाद हमें 3 डिजिट को देखना है, पॉइंट डेसिमल के बाद 507 लिखा हुआ है। अगर ये 3 डिजिट डेसिमल के बाद जो 3 डिजिट हैं वो 500 से अबव हैं, ध्यान दीजिएगा,
ये पूरा आर्टिकल 54 में दिया हुआ है, मैं मन से नहीं बता रहा हूँ। अगर ये 500 से अबव हैं तो इसको हम 5 जो 3 डिजिट हैं 507, इसको +1 कर देंगे 130 में। समझ में आया? अगर ये 500 से अबव है, ये 3 डिजिट 507 500 से अबव है, तो इसको हम एज अ 1 कंसीडर करेंगे और 130 में ऐड कर देंगे तो 131 हो जाएगा। राइट, समझ गए? अगर ये 500 से कम होते तो 507 को या उसके पूरे बाद के डिजिट को हम एज अ 0 कंसीडर करते और 130 एज इट इज आ जाता। डेसिमल के पहले का, डेसिमल के बाद का कोई काम नहीं होता। ये 500 से अबव है तो वहाँ +1 हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर ये नहीं आया है समझ में तो फिर से पूछेगा मैसेज करके, मैं बताऊंगा। बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ मैं। राइट, अब देखिए जब 500 से ज़्यादा है तो +1 करेंगे तो 130 + 1 = 131 हो गया। राइट, अब ये फॉर्मूला है कि जो MLA और विधायकों के जो वोट हैं वो कितने होंगे, तो वो होंगे इस 131 को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ असेंबली सीट से जो कि 230 हैं, तो ये आ जाएंगे कितने, 30,130। समझ गए आप? ये होगा MLA विधायकों के वोट 30,130। अब सांसद के वोट कैसे काउंट करेंगे? ये तो हुए MLA के वोट। सांसद के वोट कैसे काउंट करेंगे? तो टोटल जो राज्य के MLA हैं, कितने होंगे टोटल राज्य के MLA के वोट? मान लीजिए 5,49,495 हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ MPs कितने हैं? 543 लोकसभा के प्लस 233 राज्यसभा के इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 776। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ MLA के वोट से डिवाइड करेंगे 776 को तो 708 आ जाएगा। राइट, फिर 708 को हम 776 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5,49,408। राइट, और जो 5,49,408 को हम 5,49,495 से ऐड कर देंगे तो ये आपके इतने वोट डलने हैं प्रेसिडेंट के। तो मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में एक अप्रॉक्सीमेट आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट डालने की कितने वोट डलते वो बताने की कोशिश की है। बट मैंने जो आपको जो प्रोसीजर बताई है, जो वोट काउंट होते हैं वो भी यूनिक है, अल्टीमेट है, और जो मैंने ये आपको कैसे वोट कैलकुलेट करते हैं वो भी अल्टीमेट है। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, किस चीज़ के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है अपने। आप मैसेज कीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर लाऊंगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।